नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो पुस्तक है गोविंद पांडे जी की और सरस्वती पांडे जी की। तो इस पुस्तक से साथियों हम पढ़ रहे हैं भाषा, और भाषा के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो चलिएगा साथियों, शुरू करेंगे आज का वीडियो। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी करिए। तो देखते हैं आज का हमारा पहला बिंदु इसमें दिया है कि आधुनिक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास आरंभ अपभ्रंश से हुआ। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण डॉक्टर A.R. हर्नेल ने सन 1880 में किया। डॉक्टर हर्नेल ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया है। देखते हैं। पूर्वी गौड़ियन, पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी और उड़िया। तो पूर्वी गौड़ियन में आता है पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी और उड़िया। पश्चिमी गौड़ियन, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी। उत्तरी गौड़ियन, गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी। और दक्षिणी गौड़ियन माने मराठी। तो इन 4 वर्गों में विभाजित किया है, और इन 4 वर्गों में विभाजित भाषाओं की ये उपभाषाएं। डॉक्टर हर्नेल के अनुसार जो आर्य मध्य प्रदेश अथवा केंद्र में थे भीतरी आर्य कहलाए, और जो चारों ओर फैले हुए थे बाहरी आर्य कहलाए। डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भाग 1 तथा बुलेटिन ऑफ द स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज लंदन इंस्टीट्यूशन भाग 1 खंड 3 1920 अपना पहला वर्गीकरण निम्नांकित ढंग से प्रस्तुत किया। अब है दूसरा बाहरी उपशाखा। इसके अंतर्गत उत्तरी पश्चिमी समुदाय में लहंदा, सिंधी, दक्षिणी समुदाय में मराठी, पूर्वी समुदाय में उड़िया, बिहारी, बंगला और असमिया, मध्य उपशाखा में मध्यवर्ती समुदाय में पूर्वी हिंदी, और भीतरी उपशाखा में केंद्रीय समुदाय में पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भीरनी, खानदेशी और राजस्थानी। पहाड़ी समुदाय में पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली, मध्य या केंद्रीय पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने गियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना ध्वनिगत एवं व्याकरणगत आधारों पर करते हुए अपना वैज्ञानिक वर्गीकरण निम्न वर्गों में प्रस्तुत किया। देखते हैं। पहला है उदीच्य, माने सिंधी, लहंदा और पंजाबी। उदीच्य में कौन कौन सी आएंगी? सिंधी, लहंदा और पंजाबी। अगला है प्रतीच्य, प्रतीच्य में माने राजस्थानी और गुजराती। और ये आ गया मध्य देशीय, मध्य देशीय माने आ गया पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। और प्राच्य में पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, असमिया और बंगला। दाक्षिणात्य में मराठी आ जाएगा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने डॉक्टर चटर्जी के वर्गीकरण में सुधार करते हुए अपना निम्नांकित वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उदीच्य में सिंधी, लहंदा और पंजाबी। प्रतीच्य में यहाँ गुजराती है, प्रतीच्य में गुजराती है। मध्य देशी में है राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी। प्राच्य में उड़िया, असमिया, बंगला। और दाक्षिणात्य में है मराठी। देखते हैं। सीता राम चतुर्वेदी ने संबंध सूचक प्रसर्गों के आधार पर अपना वर्गीकरण इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि का हिंदी, पहाड़ी, जयपुरी और भोजपुरी। दा पंजाबी लहंदा, जो सिंधी कच्छी, नो गुजराती और एर बंगाली और एड़िया असमिया। भोलानाथ तिवारी ने क्षेत्रीय तथा संबद्ध अपभ्रंशों के आधार पर अपना वर्गीकरण इस प्रकार से किया है कि अपभ्रंश और आधुनिक भाषाएं। अपभ्रंश है सौरसेनी अपभ्रंश में मध्यवर्ती, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। मागधी या पूर्वी में बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया। अर्धमागधी में मध्य पूर्वी माने पूर्वी हिंदी, महाराष्ट्री में दक्षिणी माने मराठी, ब्राचल पैसाची में पश्चिमोत्तरी, सिंधी, लहंदा और पंजाबी। डॉक्टर हरदेव बहारी ने
आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया है कि हिंदी वर्ग में हिंदीतर माने अहिंदी वर्ग माने जो हिंदी नहीं है, तो मध्य पहाड़ी हिंदी वर्ग में राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं। और उत्तरी में नेपाली, पश्चिमी में पंजाबी, सिंधी, दक्षिणी में सिंघली और मराठी, पूर्वी में उड़िया, बंगला और असमिया। अब हम बात करते हैं प्रमुख आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताएं। सिंधी शब्द का संबंध संस्कृत सिंधु से है। सिंधु देश में सिंधु नदी के दोनों किनारों पर सिंधी भाषा बोली जाती थी। सिंधी की मुख्यतः 5 बोलियां बिचौली, सिराइकी, थरेली, लासी और लाड़ी हैं। सिंधी की अपनी लिपि का नाम लंडा है, किंतु यह गुरुमुखी तथा फारसी लिपि ने भी लिखी जाती है। लहंदा का शब्दगत अर्थ है पश्चिमी। इसके अन्य नाम पश्चिमी, पंजाबी, हिंदकी, जटकी, मुल्तानी, चिभाली, पोठवारी आदि हैं। लहंदा की भी सिंधी की भांति अपनी लिपि लंडा है, जो कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि की ही एक उपशाखा है। पंजाबी शब्द पंजाब से बना है, जिसका अर्थ है 5 नदियों का देश। अब बात करते हैं अगले बिंदु पर। पंजाबी की अपनी लिपि लंडा थी, जिसमें सुधार कर गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई। पंजाबी मुख्य बोलियां माझी, डोगरी, दोआबी, राठी आदि हैं। गुजराती गुजरात प्रदेश की भाषा है। गुजरात का संबंध गुर्जर जाति से है। गुर्जरता माने गजरत्ता माने गुजरात। गुजरात की अपनी लिपि है, जो गुजराती नाम से प्रसिद्ध है। वस्तुतः गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है, इसमें शिरोरेखा नहीं लगती। मराठी महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा है। इसकी प्रमुख बोलियां कोंकणी, नागपुरी, कोष्टी और महारी है। मराठी की अपनी लिपि देवनागरी है, किंतु कुछ लोग मोड़ी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। बंगला बंगला संस्कृत शब्द बंगधन आल प्रत्यय से बना है। यह बंगाल प्रदेश की भाषा है। नवीन यूरोपीय विचारधारा का सर्वप्रथम प्रभाव बंगला भाषा और साहित्य पर पड़ा। बंगला प्राचीन देवनागरी से विकसित बंगला लिपि में लिखी जाती है। असमी माने असमिया असम प्रदेश की भाषा है। इसकी मुख्य बोली विशुनपुरिया है। असमी की अपनी लिपि बांग्ला है। उड़िया प्राचीन उत्कल अथवा वर्तमान उड़ीसा की भाषा है। इसकी प्रमुख बोली गंजामी, संबलपुरी, भत्री आदि है। उड़िया भाषा बंगला से वस्तुतः मिलती जुलती है, किंतु इसकी लिपि ब्राह्मी उत्तरी शैली से विकसित है। हिंदी व्युत्पत्ति और अर्थ। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत प्रचलित है। परंपरावादी संस्कृत पंडितों के अनुसार हिंदी हिंदन नष्ट करना और टू दुष्ट अर्थात हिंदू का अर्थ है दुष्टों का विनाश करे, हिनिस्त्य दुष्टान। शब्द कल्पद्रुम के अनुसार हिंदू शब्द हीन दुष्ह डू से बना है, जिसका अर्थ है हीनों को दूषित करने वाला, हीन दुष्यति। ये दोनों मत कल्पना प्रसूत हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदू शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 7वीं सदी के अंतिम चरणों में निशीत चूर्णी में प्रथम बार मिला है। हिंदू शब्द फारसी है, जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है। सिंधु शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के सामान्य रूप से नदी सप्त सिंधव नदी विशेष नदी के आसपास के प्रदेश के लिए हुआ है। 500 ईसा पूर्व के आसपास दारा प्रथम के काल में सिंधु नदी का स्थानीय प्रदेश ईरानी लोगों के हाथों में था। संस्कृत के सिंधु का ईरानी में हिंदू हो गया, तो सिंधु नदी के आसपास का प्रदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। कालांतर में आर्थिक विकास के साथ हिंदू का अर्थ भारत हो गया। इसमें ई पर बलाघात के कारण अंत्य ऊ का लोप हो गया। हिंदू हिंद हिंद शब्द में विशेषणार्थ प्रत्यय ईक जोड़ने से हिंदी शब्द बना, जिसका अर्थ है हिंद का। कालांतर में का लुप्त हो जाने से हिंदी शब्द बना।
हिंदी व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है जिसका मूल अर्थ है सिंधु। हिंदू, हिंद, हिंदी माने हिंदी। ग्रीक लोगों ने सिंधु नदी को इंदोस, यहाँ के निवासियों को इंदोई तथा प्रदेश के इंदिके अथवा इंदिका नाम से संबोधित किया। इंदिका शब्द अंग्रेजी में इंडिया हो गया। किसी भी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में हिंदी का प्रयोग नहीं मिलता है। केवल कालकाचार्य द्वारा लिखित जैन महाराष्ट्री में हिंदू शब्द मिलता है, जिसे सूर्यनाभणियम रामाणु जैन हिंदू देशम बच्चामो। हिंदी के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग व विकास। भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारस और अरब से होता है। ईरान के बादशाह नौशेरवा 531 से 579 ईस्वी ने अपने दरबारी हकीम को भारतीय ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया। बाजरोया ने करकल और दमनक के आधार पर अपने अनुवाद का नाम कलीला व दिमना रखा। कलीला व दिमना की भूमिका नौशेरवा के मंत्री बुजर्च बिहर ने लिखी। जवानों हिंदी में किया गया है, ये शब्द है, पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा, इसको देख लेंगे। इसका अनुवाद जवाने हिंदी में किया गया है। अरबी फारसी में जवाने हिंदी शब्द का प्रयोग संभवतः भारत की सभी भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत वंश के लिए मिलता है। भारत के फारसी कवि औफी ने सर्वप्रथम सन 1228 में हिंदवी का प्रयोग समस्त भारतीय भाषाओं के लिए न करके भारत की देसी भाषाओं के लिए किया। तैमूर रंग के पोते सरफुद्दीन यजदी ने सन 1424 में अपने ग्रंथ जफरनामा में विदेशों में हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कोश भाग 1 के अनुसार 13वीं-14वीं सदी में देसी भाषा को हिंदी, हिंदकी या हिंदुई नाम देने में हसन और अमीर खुसरो का नाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी एवं उदय नारायण तिवारी ने भाषा के अर्थ में खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंदी को संदिग्ध माना है। उक्त दोनों विद्वानों ने हिंदी शब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों के अर्थ में रेखांकित किया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा है, खुसरो ने हिंदी शब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों के लिए किया और हिंदवी शब्द का प्रयोग मध्य देशी भाषा के लिए। हिंदवी शब्द वस्तुतः हिंदुई व हिंदवी है। हिंदुई अर्थात हिंदुओं की भाषा। हिंदवी शब्द के प्रयोग के कुछ दिन बाद हिंदी अर्थात भारतीय मुसलमानों की भाषा के लिए कदाचित हिंदी शब्द चल पड़ा। हिंदी कवि नूर मोहम्मद ने लिखा है, हिंदू मग पर पाँव न राखों, काजो बहुत हिंदी भाख्यों। 18वीं सदी तक हिंदी मुसलमानों की भाषा न रहकर हिंदुओं की भाषा की ओर झुक रहा था। 19वीं सदी के मध्य पूर्व तक हिंदी का प्रयोग उर्दू व रेखता के समानार्थी रूप में चल पड़ा। उर्दू मूलतः तुर्की शब्द है जिसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा। डॉक्टर ग्राहम बेल द्वारा डॉक्टर ताराचंद आदि का कहना है कि उर्दू भाषा का निश्चित अर्थ में सबसे पुराना प्रयोग मुसहफ़ी में मिलता है। खुदा रखें ज़बां हमने सुनी है, मीर वो मिर्ज़ा की कहें किस मुंह से हम, मुसहफ़ी उर्दू हमारी है। प्रोफेसर आज़ाद ने आवे हयात में ब्रजभाषा में उर्दू का जन्म माना है। रेखता का फारसी में अर्थ गिरा हुआ या गिराकर बनाया हुआ ढेर। भारत में रेखता शब्द का प्रयोग पहले छंद और संगीत में क्षेत्र में हुआ। रेखता नाम 18वीं सदी से प्रारंभ होकर लगभग 19वीं सदी के मध्य तक उर्दू में चलता रहा। हिंदी का नवीन अर्थ में लिखित प्रयोग सर्वप्रथम कैप्टन टेलर ने सन 1812 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक विवरण में किया। वर्तमान में हिंदी शब्द मुख्यतः निम्न अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है। पहला कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में हिंदी का अर्थ है हरियाणा, हिमाचल,
प्रदेश और उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार की भाषा, इस पूरे क्षेत्र की हिंदी प्रदेश कहते हैं। वर्तमान भारतीय साहित्य में हिंदी शब्द भारतीय संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 तथा राष्ट्रभाषा के नाम का द्योतक है। तो साथियों, हिंदी की बोलियों पे हम कल महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।